9 जनवरी 2019 सुबह एक अनाउंसमेंट आता है कि जेफ बेजोस, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनकी और उनकी वाइफ मैकेंजी स्कॉट का हो रहा है डाइवोर्स। ये अमेरिका जैसी सोसाइटी में बहुत एक कॉमन सा न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ मल्टी वाइफ, मल्टी हस्बैंड, मल्टी फादर, मल्टी मॉम का कॉन्सेप्ट है। अगले दिन 10 जनवरी 2019 को नेशनल इंक्वायरर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, जो कंट्रोवर्सीज बाकी चीज़ें छापती है, एक्ट्रेस, हीरोइन या बाकी चीज़ों के बारे में, वो एक न्यूज़ पब्लिश करती हैं कि जेफ बेजोस का लॉरेंस सैंचेज के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उनका और उनके वाइफ का जो है वो डाइवोर्स हुआ है। दुनिया के लिए ये सामने की खबर है। मैं आपको एक बिहाइंड द सीन, इसके पीछे क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। चलते हैं थोड़ा पीछे, वहाँ से 2019 9 जनवरी तक आएंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस अब लास्ट तक सुनते रहना। अप्रैल 2018 में ब्रायन ग्रेजर, हॉलीवुड के बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने द इन्फर्नो या द फिनकॉट जैसी मूवीज़ बनाई हैं, एंड इज़ अ वेरी फेमस हॉलीवुड प्रोड्यूसर। वो एक प्राइवेट पार्टी थ्रो करते हैं बेवर्ली हिल्स में, जहां अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से कुछ लोग, सीईओज, बाकी लोग अटेंड करते हैं, जिसमें अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, डिज्नी के फाउंडर बॉब आइगर, एनबीए स्टार कोबी ब्रायंट, आपने नाम ये सुन रखा होगा, ही इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक माम्बा। और जिनके लिए प्राइवेट पार्टी थ्रो की गई थी स्पेशल चीफ गेस्ट के लिए, वो थे प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान, जिनको शॉर्ट में MBS भी जाना जाता है। आगे मैं MBS ही रेफर करूँगा, आप वो उसको कनेक्ट कर सकते हो। उस पार्टी में जो ब्रायन ग्रेजर थ्रो कर रहे थे, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात होती है, और जब मोहम्मद बिन सलमान और जेफ बेजोस बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से एक अपना प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। बट इस टाइम पे जेफ बेजोस को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि ये 10 नंबर का फ़ोन जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं, 10 डिजिट नंबर, उनके लाइफ को आने वाले टाइम में कितना डिफ़िकल्ट बनाने वाला है। चीज़ें उसके बाद नॉर्मल चलती हैं, अप्रैल ख़त्म होता है, फिर आता है मई 2018। मई 2018 को MBS की तरफ से, यानी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जेफ बेजोस को, जिस वो वीडियो फाइल रहती है, प्रूफ नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि वो एक गुड इनिशिएटिव प्रमोशन का वीडियो था जो मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को सेंड किया था। उसके बाद फिर चीज़ें बहुत कॉमनली मूव करती चली जाती हैं। फिर आता है नवंबर 2018, बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान फिर एक मीम भेजते हैं जेफ बेजोस को, जो थोड़ा सा एक सेक्सिस्ट काइंड ऑफ जोक था, जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि औरतों से बहस करना ड्राइवरी लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन पढ़ने जैसा है, कि आप कितना भी उसके अगेंस्ट में हो, आपको ना पसंद हो, बट एट द एंड आपको आई एग्री पे ही साइन करना पड़ता है। थोड़ा सा फनी है, सेक्सिस्ट है, और जेफ बेजोस उसको रिएक्ट करके छोड़ देते हैं उस मीम को। बट जब वो जो मीम था, जब उसको बहुत गौर से देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जो फोटो, यानी जो मीम में फ़ोटो यूज़ किया गया था, वो जेफ बेजोस और लॉरेंस सैंचेज के प्राइवेट फ़ोटो में से एक यूज़ हुआ था। अब मोहम्मद बिन सलमान कोई नॉर्मल आदमी है नहीं कि वो इनसे वो तुरंत पलट के पूछ ले कि भाई आपके पास ये कैसे फ़ोटो आ गया, और नॉर्मल फ़ोटो पब्लिक प्लेस वाली है नहीं, ये वन ऑफ द प्राइवेट मोमेंट्स में से एक की फ़ोटोज़ हैं। बट ही गॉट टू स्मेल द रेट, उन्हें ये पता चल गया था कि समथिंग इज़ नॉट करेक्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है विथ माई सिक्योरिटीज़, विथ माई प्राइवेसी। और फिर नेक्स्ट मंथ में, ये नवंबर की घटना है, दिसंबर में अमेरिका की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन आप कह लो, जिसका मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, नेशनल इंक्वायरर, वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आती है जेफ बेजोस की टीम के पास, एंड
उनको कहती है कि हमारे पास बहुत सारा प्रूफ है कि जेफ बेजोस और लॉरेंस एंजिज के बीच का अफेयर चल रहा है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हर मीडिया हाउस फॉलो करती है, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ताकि जो बड़े नाम हैं एटलीस्ट उनको एक मौका दिया जाए अपना भी पक्ष रखने का, और इन फ्यूचर लीगल एक्शन के टाइम में कोर्ट में वो पार्टी बोल पाएँ कि हम इनके पास गए थे, हमने इनको सब चीज़ दिखाया था, एंड ही सेड कैटेगरिकली, उन्होंने मना किया था या एक्सेप्ट किया था या जो भी था। तो जब उन्होंने दिखाया कि उनके पास ये फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे इंटीमेट फ़ोटोज़ हैं, सेक्स चैट हैं, सो ऑन है, सो एक तो तरीका है कि आप कैटेगरिकली उसको मना कर सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप उसको डिनाई कर सकते हो कि नो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सो जेफ बेजोस ने उसको मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता ये सब। बट उनको ये पता चल गया था कि डैमेज हो चुका है, एंड ही इज़ अ वेरी वाइज बिजनेसमैन, ऐसा ही कोई दुनिया के टॉप पे नहीं पहुंचा है पैसे कमाने में। सो ही गॉट टू नो कि इससे होने वाली है प्रॉब्लम। न्यूज़ जब आएगा तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं है। सो ही इज़ वेरी वाइज, ही न्यू कि न्यूज़ आएगी, अमेजन के स्टॉक्स गिरेंगे और उनसे उनको बहुत सारा लॉस होने वाला है। तो 9 जनवरी को, जो मैंने शुरू में बताया था, मैकेंजी स्कॉट और जेफ बेजोस के डाइवोर्स का अनाउंसमेंट होता है, और उसके अगले दिन 10 जनवरी को नेशनल इंक्वायरर ये पूरा आर्टिकल छापती है अबाउट द अफेयर ऑफ जेफ बेजोस एंड लॉरेंस एंजिज। अब जो डैमेज होना था हो चुका था। दुनिया के लिए ये था कि जेफ बेजोस ने बेवफाई की, उन्होंने धोखा दिया और पत्नी उनको छोड़ दी। मैकेंजी स्कॉट जेफ बेजोस के साथ तब से थी जब वो बेसिकली कुछ नहीं थे। 1993 में दे गॉट मैरिड, और अमेजन जो आज एक जायंट कंपनी बनी हुई है वो 94 में एस्टेब्लिश हुई है, यानी वो जेफ बेजोस के साथ उस समय से थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपना सक्सेस पाथ खोज रहे थे। बट इस इंसिडेंट के बाद, यानी 10 जनवरी के बाद, उनके पास टाइम ही टाइम था टू फिगर आउट कि इतना बड़ा मिसहैप हुआ कैसे, सिक्योरिटी या प्राइवेसी ब्रीच हो कैसे गई है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गैबिन डी पैकर एंड एसोसिएट्स, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसको कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ये काम सौंपा कि आप मुझे पता करके बताओ कि जो मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई है वो कैसे हुई है, उसका सीक्वेंस क्या है, या इतना बड़ा डैमेज हो कैसे गया। गैबिन डी पैकर बहुत फेमस नाम है, आप कभी इनके बारे में सर्च करके देखना। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग 15 दिन में ये पता चलता है कि जो लॉरेंस एंजिज थे, यानी जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ अफेयर की बातें थी, उनके भाई ने, माइकल एंजिज ने 4-5 फोटोज बेचे थे नेशनल इंक्वायरर्स को $2 लाख में, क्योंकि लॉरेंस एंजिज ने जस्ट टू प्रूव और अपने भाई को भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ सी इज हैविंग अफेयर विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड जेफ बेजोस, उन्होंने 4-5 फोटो दिखाई थी अपने भाई को, और वही फोटोज माइकल एंजिज ने नेशनल इंक्वायरर्स को $2 लाख में बेची थी, जो उन्होंने बाद में कन्फेस भी किया कि हाँ मैंने सेल किया था। बट फिर भी गैबिन डी पैकर, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें फिर भी डाउट था कि जो फोटो माइकल ने भेजा है और जो दावा नेशनल इंक्वायरर कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। माइकल ने 5 जेन्युइन फोटोज भेजे थे, और नेशनल इंक्वायरर के पास जो डॉक्यूमेंट थे उसमें इंटीमेट, बिलो द बेल्ट चीज़ें, सेक्स चैट और बाकी चीज़ें भी थी। और ये चीज़ें माइकल एंजिज ने भी कहा था कि मैंने बस 5 ऐसे नॉर्मल फोटोज़ भेजी हैं जो बीच साइड पे हैं, जो कंफर्म करती हैं कि माई सिस्टर एंड जेफ बेजोस हैव अफेयर। सो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। गैबिन डी पैकर वापस से इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि देयर इज़ समथिंग मोर इन इट। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिख रहा है। और सिंपल सी बात है कि कोई भी बहन अपने भाई को अगर प्रूफ भी करना हो तो नॉर्मल फोटो दिखाएगी, इंटीमेट या बिलो द बेल्ट क्यों ही शो करेगी। इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू होता है, और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है। जेफ बेजोस की जितनी मोबाइल फ़ोन्स थी, टैब्स थी, कंप्यूटर्स थी, वो स्टार्ट होती हैं। एंड तब गैबिन डी पैकर को एक चीज़ खटकता है
कि जिस समय मोहम्मद बिन सलमान ने वो गुड इनिशिएटिव वाला वीडियोस भेजा था मई 2018 में और जेफ बेजोस ने उसको प्ले किया था, उसके बाद से उनके फ़ोन से हर डे मतलब 10-10, 15-15 GB डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और वो जो वीडियो थी बेसिकली वो स्पाईवेयर थी, जस्ट लाइक पेगासस। पेगासस था या नहीं था पता नहीं, बट जस्ट लाइक पेगासस था, यानी उनका फ़ोन उस वीडियो को ऑन करते ही कंप्रोमाइज़ हो चुका था। और वो जो मीम था बेसिकली उन्हीं के गैलरी से एक फ़ोटो निकाल के उस पर मीम मोहम्मद बिन सलमान ने बना के भेजा था कि औरतों से बहस करना डीएल के टर्म एंड कंडीशन पढ़ने जैसा है, कि लास्ट में आप कितना भी आपको उसके टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं हो फिर भी आपको साइन करना पड़ता है कि आई एग्री। इन्वेस्टिगेशन चलती हैं, चीज़ें बिलो द कारपेट रहती हैं कुछ दिन के लिए, और फिर 7 फरवरी 2019 को जेफ बेजोस एक पोस्ट करते हैं बहुत लंबा इस पूरे इंसिडेंट पे। मीडियम वहाँ का, जैसे आप अगर ट्विटर यूज़ करते हो तो मीडियम पे आप पोस्ट लिख सकते हो। अगर आपका पोस्ट अच्छा है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो आप उस पर कमा सकते हो रेवेन्यू। जस्ट लाइक ट्विटर पे होता है कि आप कुछ डालो, जितने लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे, जितने हार्ट्स मिलेंगे, रीट्वीट के बाद मिलेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा मिलेगा। तो उन्होंने एक मीडियम पे पोस्ट लिखा, और अगर आप उसके हेडिंग पर होगे उस पोस्ट का, तो वह स्टार्ट होता है कि नो थैंक यू मिस्टर पैकर। अब जान लेते हैं मिस्टर पैकर कौन है। मिस्टर पैकर हैं डेविड पैकर, अमेरिकी मीडिया इनकॉर्पोरेशन यानी AMI के हेड थे उस टाइम 2019 में, और ऑनर थे, सब्सिडियरी कंपनी इनकी थी बट ऑनर थे नेशनल इंक्वायरर के, यानी वही मैगजीन जिसने ये प्रिंट किया था कि जेफ बेजोस का लॉरेंस एंजेज के साथ अफेयर चल रहा है। हेडिंग स्टार्ट होता है नो थैंक यू मिस्टर पैकर, और अगर आप पूरा वो ईमेल पर हो, पोस्ट पर होगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो कैसे उन्होंने डेविड पैकर को इनवाइट किया था वाइट हाउस में, और डेविड पैकर अपने साथ मोहम्मद बिन सलमान के जो सबसे करीबी हैं उनको लेके वाइट हाउस में पार्टी के लिए गए थे। एंड हाउ ही पर्पसफुली, जितना दिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा था 10 जनवरी के बाद से, गेविन डिबेकर, जेफ बेजोस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि प्राइवेसी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई, हर दूसरे दिन डेविड पैकर का एक थ्रेट नोटिस उनको जाता था कि जो ये काम कर रहे हो, जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे कौन कौन से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास हैं, बिलो द बेल्ट की वो हर चीज़ें हैं जो अगर तुम चाहते हो तो हम पब्लिश कर दें, अन्यथा ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो बंद कर दो। ये उसका डिटेल्स है, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बताना सही नहीं होगा, आप खुद पढ़ के समझ लो किस लेवल की थ्रेट दी जा रही थी। और इस सब के बीच में मोहम्मद बिन सलमान का नाम आता है। पेगासस, कंट्रोवर्सी, प्राइवेसी, सब के बीच में मोहम्मद बिन सलमान का नाम आता है, इसलिए कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका एक सपना है नियोम सिटी बनाने का, नियोम सिटी 2030, कि एक 170 किलोमीटर का सिर्फ एक लाइन में स्ट्रेट शहर हो जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो, जो रोबोट से चले, जिसमें जीरो कार्बन इवेजन हो, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और एक फ्यूचरिस्टिक शहर हो। उसी पर्पज़ के लिए वो अमेरिका में 2018 में गए थे, जहां वो उस हॉलीवुड के प्राइवेट पार्टी में जेफ बेजोस से मिले थे। वहाँ वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए गए थे, जहाँ उसने मल्टीपल CEOs, अच्छे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके हर दूसरे या तीसरे दिन वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका की बहुत बड़ी न्यूज़ पोस्ट है, न्यूज़ एजेंसी है, वो क्रिटिसाइज़ करती थी। और क्रिटिसिज्म का जो वो ब्लॉग लिखते थे उनका नाम था जमाल कसोगी। वॉशिंगटन पोस्ट किसका है? वॉशिंगटन पोस्ट है जेफ बेजोस का। वॉशिंगटन पोस्ट
जो पोर्टल है और वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना दुनिया में उसकी वैल्यू है, आप ऐसा समझ सकते हो कि उसमें अगर कुछ लिखा जा रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत सुपीरियर मानी जाती है। अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा है वाशिंगटन पोस्ट में, मतलब कुछ वाकई में गड़बड़ हो गया है। सो जमाल खशोगी हर दूसरे दिन MBS पे यानी मोहम्मद बिन सलमान पे उल्टा चीज़ें लिखते थे कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ही जस्ट रूनिंग द मनी। एक बिना सिर पैर का थॉट है कि 175 किलोमीटर लंबा शहर हो एंड सो ऑन। जमाल खशोगी कौन थे? जमाल खशोगी किसी ज़माने में मोहम्मद बिन सलमान के इनर सर्कल के आदमी थे, यानी उनकी जो सऊदी फैमिली है, जो राजा की फैमिली है, उसके इनर सर्कल के लोग माने जाते थे। बट स्लोली ही गेट अवे और वो क्रिटिसाइज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और पूरे 2016, 17, 18 में ही यूज़ टू क्रिटिसाइज़ मोहम्मद बिन सलमान इन एवरी सेकेंड डे। होता क्या था कि मोहम्मद बिन सलमान किसी देश में गए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए बोल लें कि मैं एक ऐसा शहर बनाने का सोच रहा हूँ, आप कुछ पैसे इसमें लगाओ। इन्वेस्टर जो है वो रेडी भी हो जाते थे। बट एवरी सेकेंड डे जो जमाल खशोगी वो न्यूज़ आर्टिकल डालते थे, इन्वेस्टर उससे पीछे हट जाते थे क्योंकि उन्हें उनकी बातों में सच्चाई दिखती थी। बीच में सऊदी के साइड से मना भी किया गया जमाल खशोगी को कि आप ये सब मत लिखो, अदरवाइज यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब सऊदी अरबिया कोई इंडिया जैसा है नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं कि आप कहीं रोड पे खड़ा होकर किसी को बुरा भला बोल दो। राजाशाही देश है, सरकार के अगेंस्ट यानी राजा के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि मौत को गले लगाना। फिर भी जमाल खशोगी USA में रहते थे, वाशिंगटन पोस्ट के लिए हर दूसरा दिन, हर तीसरा दिन MBS के अगेंस्ट में लिखते जाते थे, जिससे मोहम्मद बिन सलमान बहुत नाराज़ थे। और जो जमाल खशोगी हैं उनको करनी थी शादी, ही इज़ 50+ ईयर्स ओल्ड मैन, तो उनको एक शादी करना था। और वो शादी करने के लिए सऊदी अरब से उनको डॉक्यूमेंट्स मंगाने थे और शादी वो करने वाले थे टर्की में। टर्की में एक सोशल वर्कर थी हातिया सेंजिड नाम के, उनसे उनको करना था शादी। अब वो सऊदी अरबिया जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको पता था कि सऊदी अरबिया जाने का मतलब है कि मैं वहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाऊँगा, जितना मैंने क्रिटिसिज्म किया है MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का। सो उन्होंने डॉक्यूमेंट को मंगाया टर्की यानी इस्तांबुल के कॉन्सुलेट में, यानी जो एम्बेसी होता है उसमें। 2 अक्टूबर 2018 जमाल खशोगी इस्तांबुल एम्बेसी में जाते हैं, यानी जो सऊदी का कॉन्सुलेट है उसमें, और वहाँ से लौट के फिर कभी नहीं आते हैं। अब क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट में उनका आर्टिकल हर दूसरे तीसरे दिन आता था और जब इन्वेस्टिगेशन हुई इंडिपेंडेंट तो ये पता चला कि जमाल खशोगी को सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर ही मार दिया गया और उनके बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल करके ऐसा गायब किया गया कि एटलीस्ट पता भी नहीं चले कि वो इधर आए थे, यानी उनको उनके बॉडी पार्ट्स को छोटा छोटा करके फ्लश कर दिया गया। इस पूरे न्यूज़ पे वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत एग्रेसिव रिपोर्टिंग की क्योंकि जमाल खशोगी का अच्छा खासा रेपुटेशन बन गया था, वाशिंगटन पोस्ट की अच्छी खासी बेस उनके पास थी और लोग इंतज़ार करते थे उनके पोस्ट का कि नाउ व्हाट जमाल इज़ गोइंग टू से। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सऊदी अरबिया, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज से कोई आदमी बाहर निकले और सच्चाई वहाँ की दिखाए। इस बात से MBS मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल खुश नहीं थे। और अगर आप पूरा टाइमलाइन देखोगे तो अप्रैल 2018 में हॉलीवुड की वो प्राइवेट पार्टी होती है जहां मोहम्मद बिन सलमान मिलते हैं, जेफ बेजोस से नंबर एक्सचेंज होता है। मई 2018 में वो पहला गुड इनिशिएटिव का वीडियोज आता है जो बेसिकली एक स्पाईवेयर था पेगासस टाइप का। 2 अक्टूबर 2018 को जमाल खशोगी की हत्या होती है और नवंबर 2018 में मोहम्मद बिन सलमान वो मीम भेजते हैं जेफ बेजोस के पास जिसमें ये डिस्क्लोज होता है कि लॉरेंस सेंजिड जो हैं उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है और वो सीक्रेट अफेयर है, इसलिए दुनिया को अभी तक पता नहीं है। और 9 जनवरी को जेफ बेजोस और उनकी वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है। बिहाइंड द सीन हो सकता है झगड़ा वगैरह या जो भी हो सकता हुआ हो, बट उसके बाद कभी भी जेफ ने या उनकी वाइफ, तब की वाइफ ने
कभी मैकेंजी स्कॉट ने ये नहीं कहा कि दे हैव एनीथिंग और एवरीथिंग। और आफ्टर डाइवोर्स सेटलमेंट बहुत बाद में हुआ था। सेटलमेंट में हुआ कि जो भी अमेजन के शेयर पड़े थे जेफ बेजोस के पास, 25% ऑफ दैट शेयर उनको अपनी वाइफ मैकेंजी स्कॉट को देना पड़ा था। वो शेयर मिलते ही मैकेंजी स्कॉट एक दिन में दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई थी, और जैसे ही अमेजन के स्टॉक्स ऊपर गए तो वो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई थी उस टाइम में, 2021 में। सो ऐसा है पूरा कहानी जो बिहाइंड द सीन है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, जमाल खशोगी, जेफ बेजोस, मैकेंजी स्कॉट और लॉरेंस सैंजिट जैसे लोग इन्वॉल्व थे। और तभी आप देखोगे कि उसके बाद से जेफ बेजोस कभी टॉप पे नहीं आए हैं, और एलन मस्क का राज तब से चलते आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि सरकार से ताकतवर कोई नहीं है, बिजनेस सब कुछ सब चलता है, बट नोबडी इज बिगर दैन गवर्नमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि तो फिर मोहम्मद बिन सलमान को कुछ क्यों नहीं किया अमेरिका ने, दुनिया में पैसे की वैल्यू है, और अगर आप पेट्रो डॉलर टर्म से परिचित होगे तो आप ये समझ रहे होगे कि अमेरिका चाह के भी मोहम्मद बिन सलमान को कभी हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो जेफ बेजोस को खुश कर सके कि उनका प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो गया है। वीडियो ठीक लग रहा होगा। ये एक स्टोरी थी जो मुझे पता थी, मैंने कहीं पढ़ा था, सो आई थॉट कि बतानी चाहिए। बताइएगा अगर अच्छा लगेगा तो, ऐसी बहुत सारी हैं मैं सुनाऊंगा, नहीं भी लगेगा फिर भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।